साउथ अफ्रीका में 15वीं ब्रिक्स समिट के आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हाथ मिलाते हुए नजर आए। दोनों नेताओं के बीच कुछ सेकंड की बातचीत भी हुई और बाद में हमारे फॉरेन सेक्रेटरी विनय क्वात्रा ने कहा कि मोदी और जिनपिंग इस बात पर सहमत हुए हैं कि लद्दाख में सैन्य तैनाती कम की जाएगी और तनाव भी जाहिर तौर पर कम हो जाएगा। इस बारे में बातचीत करने वाले दोनों देशों के अफसरों से इस प्रोसेस को तेज करने की बातचीत कही गई है, ये निर्देश दिए गए हैं। फॉरेन सेक्रेटरी ने आगे कहा कि जिनपिंग से बातचीत में प्रधानमंत्री ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी एलएसी के अनसुलझे मुद्दे को उठाया। प्रधानमंत्री ने कहा है कि सीमा पर शांति जरूरी है ताकि दोनों देशों के संबंध सामान्य रहे और इसमें पहले नवंबर 2022 में प्रधानमंत्री मोदी और जिनपिंग ने इंडोनेशिया में हुई G20 समिट में सीमा विवाद पर पहले बातचीत की थी और जिसकी जानकारी इस साल दी गई। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनविन के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुलाकात के दौरान शी जिनपिंग ने जोर दिया कि भारत और चीन संबंधों में सुधार दोनों देशों और लोगों के हितों को पूरा करता है। वांग का कहना है कि दोनों नेताओं ने वर्तमान चीन और भारत संबंधों सहित साझा हितों पर आदान प्रदान भी किया। जिनपिंग ने मुलाकात के दौरान जोर दिया कि दोनों देशों के संबंध वैश्विक और क्षेत्रीय शांति, साथ ही स्थिरता और विकास के लिए अनुकूल है। In a conversation with President Xi Jinping of China, Prime Minister highlighted India's concerns on the unresolved issues along the LAC in the western sector of the India-China border areas. Prime Minister underlined that the maintenance of peace and tranquility in the border areas and observing and respecting the LAC are essential for the normalization of the India-China relationship. In this regard, the two leaders agreed to direct their relevant officials to intensify efforts at expeditious disengagement and de-escalation. तो देखिए, अब एक बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि क्या चीन और भारत के संबंधों में अब इस बातचीत के बाद सुधार होगी। इसी मुद्दे पर आज हम बातचीत कर रहे हैं, इसका विश्लेषण करेंगे। हमारे साथ गेस्ट का एक बड़ा पैनल इस वक्त मौजूद। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता, रक्षा विशेषज्ञ, हमारे साथ मौजूद हैं। रविंद्र सचदेव, विदेश मामलों की जानकार, इस वक्त हमारे साथ। मेजर मोहम्मद अली शाह भी हमारे साथ जुड़ेंगे और इसके साथ ही समीर चौगांवकर, सीनियर जर्नलिस्ट, भी इस वक्त हमारे साथ बने हुए। सबसे पहले ब्रिगेडियर विनोद दत्ता, आपके पास आते हुए, देखिए, जिस तरह के चीन और भारत के संबंध अब तक रहे, चीन कूटनीति में विश्वास करता रहा है और भारत की तरफ से उसका स्टैंड हमेशा क्लियर रहा, लेकिन बात जो बिगड़ी वो एलएसी पर बिगड़ी। इससे पहले भी G20 के वक्त जब इंडोनेशिया में मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी की हुई और बाद में विदेश सचिव ने इस बात की जानकारी दी कि क्या कुछ पीएम मोदी ने कहा, लेकिन इस मुलाकात के बाद जो अभी दक्षिण अफ्रीका में हुई है प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग की, क्या लगता है आपको, क्योंकि बात हिस्ट्री की है और हिस्ट्री को देखते हुए क्या लग रहा है, क्या जो तनाव एलएसी पर है वो अब कम हो जाएगा? देखिए, इस तरह के जो डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट्स होते हैं या इस तरह की जो शिखर वार्ताएं होती है, उस पे अमूमन इस तरह की वार्ताएं की जाती है, लेकिन चीन पे बिल्कुल विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब तक ये जो उन्होंने कहा है ये ग्राउंड पे ट्रांसलेट नहीं होगा, तब तक भारत इसको एक महज एक स्टेटमेंट के तौर पे लेगा। क्योंकि देखिए, जिन जगहों पे अब चीन के साथ और चीन से जिस तरह से पिछली, आप देखिए, अभी कोर कमांडर की लेवल की मीटिंग हुई थी, जिसमें मुझे नहीं लगता कि चीन वहां से, चाहे वो देप्सांग बल्ज हो, चाहे वो देमचौक पनल हो, वहां से वो अपनी जो सेनाएं हैं वापस करेगा। उसने जो लेस थ्रेटेंड एरियाज थे वहां से उसने अपनी सेनाएं वापस कर ली हैं। तो भारत को वेट एंड वॉच की पॉलिसी रखनी चाहिए। अगर उनके सही मायने में अगर उन्होंने कहा है कि डी एस्केलेशन होगा, तो इस पे भारत अमल तभी करेगा जब भारत बिल्कुल 200% श्योर हो जाता है, क्योंकि डिसएंगेजमेंट मींस वहां से ट्रुप्स को दोबारा रीडिप्लॉय करना, बिकॉज माउंटेन्स में बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि भारत, और खासकर कारगिल युद्ध के बाद जब जहां जिस तरह की एस्केलेशन हुई थी, क्योंकि जो विंटर वेकेटेड पोस्ट हैं उनको खाली कर दिया जाता था और ये कई वर्षों से होता आ रहा था भारत और पाकिस्तान के बीच में, लेकिन फिर पाकिस्तान ने विश्वासघात किया और चीन तो इसके लिए काफी माहिर है और काफी मशहूर है, क्योंकि चीन अकॉर्ड साइन करने में तो बहुत तेज है, लेकिन एकदम गोल पोस्ट बदली कर देता है।
तो इसके लिए भारत को अभी अपनी जो सेनाएं हैं उनको अभी फिलहाल वहीं रखना पड़ेगा, और उसके बाद अगर कोई पॉजिटिव संकेत मिलते हैं जिसको नकारा नहीं जा सकता, तो ये दोनों देशों के हित के लिए है। ग्रीस पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी। ये तस्वीरें मिलनी शुरू हो गई है। ग्रीस पर उनका आगमन हो चुका है। यहाँ मुलाकात करते हुए प्रधानमंत्री मोदी की ये तस्वीर, और इसके बाद देखिए कई ऐसी बातें हैं जो दोनों देशों के बीच जिन पर समझौते बनेंगे, क्योंकि ब्रिक्स समिट का हिस्सा भारत जिस तरीके से है और जैसे चीन से मुलाकात हुई, कई अहम अनसुलझे पहलू हैं जिन पर बातचीत करके जिसके निष्कर्ष पर निकलना बेहद जरूरी। लेकिन इसी बीच ग्रीस में जोरदार स्वागत प्रधानमंत्री मोदी का होता है। ये तस्वीरें मिल रही हैं। ग्रीस पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी, और 40 साल बाद इस देश के दौरे पर कोई भारतीय प्रधानमंत्री पहुंचा है। यानी 40 साल बाद भारत की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी प्रतिनिधित्व करते हुए ग्रीस में नजर आ रहे हैं। वो वहां पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी 40 साल में ग्रीस की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं, और इससे पहले भारत में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1983 में ग्रीस का दौरा किया, और उसके बाद तकरीबन 40 साल बाद भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व करते हुए प्रधानमंत्री मोदी की ये तस्वीरें इस वक्त ग्रीस से मिल रही हैं। 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के समापन के बाद प्रधानमंत्री मोदी यहां ग्रीस पहुंचे हैं। दक्षिण अफ्रीका जोहान्सबर्ग गए थे प्रधानमंत्री, और उसके बाद अब ग्रीस की ये यात्रा है। एक दिवसीय दौरा ग्रीस का प्रधानमंत्री मोदी का, और इसी दौरान वो विभिन्न कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। ग्रीस में प्रधानमंत्री मोदी का औपचारिक स्वागत किया गया है, और इसके बाद राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ उनकी बैठकें भी होने वाली है। इसके अलावा दोनों देशों के कारोबारी समुदाय और प्रवासी भारतीयों से भी प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात होगी। रविंद्र सचदेव लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रविंद्र जी, जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी की ये तमाम यात्राएं हैं, और जैसे कि मैंने कहा भी कि 40 साल बाद फिर कोई भारतीय प्रधानमंत्री वहां पहुंचा, इससे पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी वहां पर पहुंची थी। ग्रीस के साथ कई तरह के समझौते हैं, और कारोबार पे जिस तरह का फोकस प्रधानमंत्री मोदी का रहता है, भारत की बात कर ले तो MSME में बहुत ज़्यादा जोर रहता है, और इसके साथ ही जो विदेशी कारोबार है उस पर भी बहुत ज़्यादा फोकस रहा है प्रधानमंत्री मोदी का। अब ग्रीस अगर वो पहुंचे हैं तो क्या लग रहा है आपको, ग्रीस के साथ संबंध और कैसे मजबूत हो, इस पर कैसे फोकस रहने वाला है विदेश मंत्रालय का? थैंक यू वेरी मच। देखिए, कपल ऑफ थिंग्स, आप जैसे बता रही हैं कि 40 साल बाद इंडिया का कोई प्राइम मिनिस्टर ग्रीस गया है। अब एक तरह से ना वक्त बदल गया है भारत का। पिछले 20 वर्षों से आप देखिए, करीब 2000-2005 के बाद से इंडिया की इकोनॉमी बढ़ रही है, इंडिया का विजिबिलिटी ग्लोबल स्टेज पे बढ़ती जा रही है। शुरू के 50-60 साल तो एक कुछ हम कहें तो भारत अपनी ही चैलेंजेस, अंदरूनी चैलेंजेस से जूझ रहा था, बेसिकली पॉवर्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट। और ना हम ज्यादा बाहर देखते थे। उस समय की दुनिया भी अलग थी, उस समय इतनी कनेक्टिविटी थोड़ी थी। अगर आप देखें आज की तारीख में तो इमीडिएट फोन्स, टीवी, वीडियो, सोशल मीडिया है, राइट। तो ये पिछले 20 वर्षों से दुनिया में मोमेंटम बढ़े हैं ओवरऑल। अब जहां तक इंडिया की बात है, यस, देखिए इंडिया अब एक राइजिंग इकोनॉमी हो गया है। हमारी टेक्नोलॉजीज पर अब हमें विश्वास है। पहले हमारी आईटी थी, अभी भी है हमारी आईटी टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज। अब जैसे देखिए कल परसों में हमारी स्पेस टेक्नोलॉजीज भी हो गई हैं इत्यादि, राइट। तो अब ये हमारी प्रोडक्ट्स है, ये हमारे गुड्स हैं, सर्विसेज हैं, जो कि दुनिया में हम जाकर के चैंपियन करके पुश कर सकते हैं। तो प्राइम एंड सेकेंडली, इस समय दुनिया में भी ये हम ओवरऑल ट्रेंड की बात कर रहे हैं, और भारत की भी, राइट। ये आ रहा है कि देश आपस में मिलजुल के कितना ज्यादा एक्सचेंज करे। आपको याद है एक जमाने में ये डिबेट होती थी कि ग्लोबलाइजेशन इज गुड और बैड। ये 80-90 के दशक में बात होती थी कि देशों को ग्लोबलाइज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब वो डिबेट खत्म हो चुकी है, क्योंकि अब सारे देश समझ चुके हैं कि आपको ग्लोबलाइज करना पड़ेगा, और करना पड़ेगा ही नहीं, ये तो नेचुरल है कि आपको देशों के साथ मिलके काम करना पड़ेगा, एक्सचेंज करना पड़ेगा, राइट, गुड्स, सर्विसेज इत्यादि का। तो अब ये जो पूरा प्रोसेस चला, एंड देन इन द प्रोसेस एक चीज और हो गई, अहम जो हो गई है, लीडर्स अपना रोल अब ये समझते हैं, उनका रोल केवल यही नहीं रहा वहां जाके बात करनी है दूसरे देश के नेता से, किन मुद्दों पे करनी है। पहले तो होता था UN रिलेटेड या बड़े बड़े ग्लोबल टॉपिक्स पे। अब लीडर्स ये समझ गए हैं वो जहां भी जाते हैं उन्हें अपने देश को बेचना है,
आप देखिए कोई भी लीडर किसी भी देश जाता है, बाइडेन भी जब इंडिया आते हैं, ट्रम्प भी इंडिया आते हैं, जी। वो पूरा ये प्रयास करते हैं कि इंडियन मार्केट में क्या अमेरिकन एक्सपोर्ट्स बढ़ाए जाएं, कैसे बढ़ाए जाएं। और रविंद्र सर, ये भी तो सच है ना, क्योंकि इकोनॉमिकल ग्रोथ जिस तरीके से भारत का हुआ है, लोग कह रहे हैं कि वो दिन पुराने थे जब लोग अमेरिका की तरफ देखते थे। और फिर चीन की भी जो दादागिरी है वो हमेशा देखी है। अब तो टेक्नोलॉजी पर भी अमेरिका से आंखें तरेर कर देख रहा है, टेक्नोलॉजी पर भी पूरी तरीके से कब्जा कर रहा है। लेकिन इकोनॉमी के मामले में भारत जिस तरीके से उभर रहा है, शायद ही कोई देश है रविंद्र सर जो इस तरीके से ग्रो कर रहा है। जी हाँ, जो बड़े देश हैं, देखिए दुनिया में दो बड़े देश हैं सबसे बड़े, 140 करोड़ के, चाइना और इंडिया। उनके बाद जो अगला देश है बड़ा वो अमेरिका है, 350 करोड़, 35 करोड़ का, राइट नाउ। तो ये जो दो बड़े देश हैं दुनिया के सबसे, उनमें से एक तो है चाइना जो कि एक डिक्टेटरशिप है, भारत है जो एक डेमोक्रेसी है। तो अगर आप देखें कि डेमोक्रेसी की जो दुनिया है, अगर हम देखें इस पूरे प्लैनेट में, उसमें भारत सबसे बड़ा देश है। और जिस रेट से हम बढ़ रहे हैं, चाहे हमें और ज्यादा बढ़ना चाहिए, पर मानिए हम 7% की जीडीपी से बढ़ रहे हैं, बहुत बड़ी इकोनॉमी है। जब इतना बड़ा हाथी इस 7% से बढ़ता है तो बहुत ज्यादा इकोनॉमी फर्क पड़ता है। कमिंग बैक, ग्रीस जैसे देश या कोई भी और देश, भारत एक बहुत बड़ी मार्केट है। ओके, इन देशों को सबको बेचना है, सबको एक्सपोर्ट करने हैं, तो अमेरिका को भी करने हैं, ग्रीस को भी करने हैं, इजराइल को भी करने हैं, जर्मनी को भी करने हैं, हमें भी करने हैं, राइट। हमारे लिए ऑफ कोर्स सबसे बड़ी दुनिया की मार्केट अमेरिका है। सारे देश चाहते हैं कि अमेरिका में वो जितना बेच सके, अमेरिका जितना इंपोर्ट करे उतना उनका फायदा है, राइट जी। बट उसके अलावा अब आप देखें तो कौन सा देश है जो इतनी बड़ी मार्केट है 140 करोड़ की, ओके, जहां पर आपका सामान बिक सकता है। तो अब देश मौका ढूंढते हैं भारत के साथ एंगेज करने का। हम भी मौका ढूंढते हैं, ताली दोनों हाथ से बजती है, राइट। हम भी मौका ढूंढते हैं। जैसे 40 वर्ष हो गए नहीं गए, जो भी कारण थे, राइट। और ग्रीस ठीक है, अच्छा देश है। अब ग्रीस में जो होना हो, हमारा जितना भी ट्रेड है, मेरे पास नंबर्स नहीं है, पर हमारा भी प्रयास रहेगा कि हम ग्रीस को ज्यादा एक्सपोर्ट करें। और आपको ध्यान हो, ग्रीस तो दुनिया में माना जाता है शिपिंग इंडस्ट्री का एक एपिसेंटर है। एक ओनासिस वगैरह होते थे, तो शिपिंग इंडस्ट्री तो ग्रीस की दुनिया में वर्ल्ड फेमस है। और रविंद्र से यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी कहते भी रहे हैं कि सिर्फ भारत को साथ लेकर नहीं चलना, विश्व को साथ लेकर के चलना है, और यही उसका प्रमाण वो पेश कर रहे हैं। सर, मैं आऊंगी आपके पास। समीर जी भी हमारे साथ है, सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ है। समीर जी, एक लंबा अनुभव आपका रहा होगा। अगर सीधा सीधा मैं बात करूं चीन पर, तो अब तक कई लेवल्स ऑफ कमांडर लेवल की बातचीत हो चुकी है एलएसी के मुद्दे पर, लेकिन चीन मिलता है तो कहता कुछ और है और बाद में करता कुछ और है। यही उसकी रणनीति रही है कि कैसे एंगेजमेंट्स किए जाए, लेकिन डिसएंगेजमेंट का जब जिक्र होता है तो फिर बात वही की वही रह जाती। क्या आपको लगता है कि इकोनॉमिकल ग्रोथ जिस तरीके से भारत में बढ़ रहा है, कॉमन करेंसी की बातें उठ रही है, क्या आपको लगता है कि चीन के ऊपर इन तमाम मुद्दों को लेकर के लगाम लगेगा? जी आपने जो बोला, माफ कीजिएगा, आपने तो बहुत सही बोला, लेकिन मैं जहाँ पे इस वक्त मौजूद हूँ, थोड़ी आवाज कम आ रही है मेरे को, क्योंकि मैं एक मेट्रो स्टेशन पे हूँ। लेकिन जो तक मैंने समझ पाया, मैं आपको ये बोलता हूँ, देखिए प्रधानमंत्री साहब नरेंद्र मोदी साहब अभी ब्रिक्स के दौरे पे हैं, और आखिरी दिन पे दिखाया रहा कि वो शी जिनपिंग से हाथ मिला रहे थे। तो मेरे हिसाब से ये बड़ा अच्छा संकेत है, क्योंकि हमारे भारतीय सेना बॉर्डर पे हम तैनात हैं, हम लड़ते हैं, ठीक है, लेकिन कोई तो होना चाहिए ऊपर आके जो डायलॉग में एंगेज करे। तो जी हाँ, इसमें तो, और क्योंकि बात से ही तो बात आगे बढ़ेगी। गोल पर बंदूक, अ गन कैन ओनली ब्रिंग पीसेस, इट कैन नॉट ब्रिंग पीस। तो जब हमारे प्रधानमंत्री साहब जब आगे बढ़ते हैं और शी जिनपिंग साहब से बात करते हैं, हाथ मिलाते हैं, तो आई थिंक ये बड़ा अच्छा संकेत है। ये शांति का भी संकेत है एक तरीके से, कि हम शांति चाहते हैं, और हम जानते हैं कि हिंदुस्तान एक बहुत शांतिपूर्ण देश है, हम किसी को छेड़ेंगे नहीं। लेकिन अगर किसी ने हमको छेड़ा तो उसे हम छोड़ेंगे नहीं। तो हम शांति की हमेशा बात करते हैं, आगे आगे रहते हैं जब शांति की कोई बात है। तो ये मेरे को बहुत ही खुशी हुई देख के कि हमारे प्रधानमंत्री साहब नरेंद्र मोदी साहब आके वो जब मिले शी जिनपिंग साहब से, तो साइडलाइंस पे जब बातचीत हुई, तो ये बहुत ही अच्छा संकेत है और बहुत ही दिल खुश करने वाली बात है। और सीधा ये चंद्रयान 3 मिशन के बाद तो बेसिकली पॉजिटिव स्टेप है ये।
मेजर मोहम्मद अली शाह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मैं स्क्रीन पे देख पा रही हूँ। अली जी, बहुत स्वागत है आपका भारत 24 पर। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि चीन के मुद्दे को सुलझाना इतना आसान नहीं है। जैसा कि मैंने कहा भी अब से पहले कि चीन कहता कुछ और है, करता कुछ और है। मुलाकात के वक्त कुछ और बात हो जाती है, लेकिन जब सैन्य वार्ता होता है, डिसएंगेजमेंट का जैसे ही जिक्र किया जाए, वो फिर और आगे बढ़ने की कोशिश करता है। लेकिन अब भारत भी अलग रणनीति से आगे बढ़ रहा है। जो जैसा करेगा जवाब वैसा मिलेगा। क्या आपको लग रहा है कि इस मुलाकात के बाद जो ब्रिक्स समिट में हुई है प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग की, उसके बाद आपको चीन का मामला मुद्दा सुलझता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि एक अलग से प्रेशर जो चीन के ऊपर है वो है इकोनॉमिकल ग्रोथ का, भारत का। जी हाँ, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मैं दरअसल असल में जहाँ पर हूँ, जहाँ माहौल है, यहाँ पे बहुत आवाजें आ रही हैं, तो मैं जितना मैं समझ पाया हूँ उतना मैं आपको बोलता हूँ जरूर। देखिए, चीन जो है इन पे भरोसा नहीं किया जाता। ये कहता कुछ और है, करता कुछ और है। ये पीछे एक कदम जरूर हटाएगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन जब कोई नहीं देख रहा है तब 2 कदम और आगे बढ़ाएगा। तो इसमें तो बिल्कुल चीन के साथ ये कहीं भरोसा करना ये बहुत ही बड़ी गलती होगी। ठीक है सर। दूसरी बात, देखिए, डायलॉग से ही बात आगे बढ़ेगी। तो इसमें जब हमारे प्रधानमंत्री साहब जब शी जिनपिंग साहब से मिलते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही पॉजिटिव साइन है। ठीक है समीर, ठीक है समीर सर, मैं मोहम्मद अली शाह से एक रिएक्शन ले लेती हूँ। अली शाह साहब, क्या आपका क्या रिएक्शन है? मैंने अभी बोला ही नहीं हूँ जी जी समीर जी, चलिए ठीक से एक बार फिर से मैं सर आप लोगों के पास वापस आऊंगी। एक बार फिर से तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। देखिए, ये 2 तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त है। ग्रीस इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें मिलनी शुरू हो चुकी है। कई कार्यक्रम हैं जिसमें शिरकत करेंगे। 1 दिवसीय दौरा ये प्रधानमंत्री मोदी का है ग्रीस में, और 40 साल बाद इस देश के दौरे पर कोई भारतीय प्रधानमंत्री पहुंचा है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, इससे पहले इंदिरा गांधी वहां पहुंची थी 1983 में लगभग, और यहां पर प्रधानमंत्री मोदी विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करते नजर आएंगे। साथ ही राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ बैठकें होंगी, और इसके अलावा दोनों देशों के कारोबारी समुदाय और प्रवासी भारतीयों से भी मुलाकात करेंगे। सीनियर जर्नलिस्ट समीर हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं। समीर जी, मैं आपका रिएक्शन इस पे जानना चाहूंगी। 2 बातें हैं। पहली बात है चीन को लेकर के, कल जो मुलाकात हुई, और जब इंडोनेशिया में G20 के वक्त मुलाकात हुई थी तो बहुत बाद में विदेश सचिव की तरफ से बयान आया था कि प्रधानमंत्री मोदी ने जब शी जिनपिंग से हाथ मिलाया तो उन्होंने एक चीज़ बहुत क्लियर की थी कि LAC के मुद्दे को सुलझाना पड़ेगा, हमारे पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं। अब आज की जो ये मुलाकात हुई है, और अगले महीने शायद शी जिनपिंग भारत में भी मौजूद रहेंगे जब G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा होगा। ऐसे में आपको क्या लग रहा है कि चीन क्या पूरी तरीके से समझ चुका है कि भारत अब वो देश नहीं रहा जिसके साथ कुछ भी किया जा सके? इकोनॉमी की बात हो, रक्षा का क्षेत्र हो, कोई भी मुद्दा हो, या फिर कारोबार ही क्यों ना हो, कॉमन करेंसी को लेकर के स्टैंड ही क्यों ना हो, भारत अब तेजी से आगे बढ़ रहा है। क्या आपको लगता है कि तमाम मुद्दे इस पूरी बातचीत को सुलझाने में कामयाब रहेंगे? बिल्कुल, देखिए, चीन इस बात को भली भांति समझ चुका है कि आज जो भारत है वो 1962 का भारत नहीं है। कि जब चीन ने भारत को युद्ध में हराकर 43,000 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन कब्जे में कर ली, तो अभी तक छोड़ी रही है। आज भारत दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था है, और तीसरे कार्यकाल में जब मोदी लेने जाएंगे तब देश की दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था भारत बनने जा रहा है। तो भारत चाहे एक बहुत बड़ी ताकत है, चाहे वो रक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे इकोनॉमिक के क्षेत्र में हो। तो भारत का आज दबदबा जो दुनिया में है वह पूरी दुनिया देख रही है, और चीन भी देख रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि अभी 19 बार सैन्य कमांडर लेवल की भारत और चीन के बीच बातचीत हो चुकी है। उसके पहले विदेश सचिवों की बातचीत हुई थी, उसके पहले दोनों देशों के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने आपस में बातचीत की थी। तो मुझे लग रहा है कि जो ये मुद्दा है यह बहुत एक बड़ा मुद्दा था, और प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि लद्दाख में किसी भी तरह की घुसपैठ को सपोर्ट नहीं किया जाएगा। वो दोनों देशों को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का पालन करना पड़ेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब स्थिति आ गई है कि चीन इस बात को बहुत बेहतर तरीके से समझता है, और वह जरूर कदम पीछे हटाएगा कि मोदी जी ने बहुत दो टूक कह दिया है। और अभी G20 पर फिर सितंबर 8, 9, 10 को शी जिनपिंग दिल्ली आ रहे हैं। उस समय भी मुझे लगता है कि इस मामले पर प्रधानमंत्री की बातचीत होगी, और चाइना को बहुत स्पष्ट संकेत दे दिया जाएगा कि वह जो कर रहा है वह स्वीकार नहीं है किसी भी स्थिति में। मुझे लग रहा है भारत की बढ़ती ताकत दुनिया में देखने के बाद अब शी जिनपिंग जरूर कदम पीछे खींचेंगे, और कोई भी ऐसा दुस्साहस करने के पहले 4 बार सोचेंगे, क्योंकि आज भारत वर्ल्ड ऑर्डर में एक बड़ी ताकत बन चुका है।
लेकिन सर मैं आपसे एक और बात जानना चाहती हूँ, अब तक आखिर ऐसा क्या हुआ, यानी मैं अगर पिछले 10 साल की बात कर लूँ, 10 साल पहले की इनफैक्ट बात कर लूँ, तो आखिर ऐसी क्या वजह रही कि चीन इस तरीके के एंगेजमेंट्स करता रहा बॉर्डर एरियाज में और कभी खौफ नहीं? क्योंकि देखिए अमेरिका तो हमेशा सेंटर पॉइंट रहा ना, और तभी ये तमाम चीज़ें बनी हैं, ब्रिक्स बने हैं, ऐसे समिट्स का गठन किया गया है, ऐसे ग्रुप्स का गठन किया गया है, लेकिन चीन कभी मानता क्यों नहीं है? पाकिस्तान पूरी तरीके से चीन ने तबाह किया कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से कर्ज के बोझ में वो डालता है लोगों को, ये तो एक पूरी स्ट्रैटेजी है। तो चीन को कंट्रोल करने का फिलहाल अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या तरीका है, भारत के तो अपने स्टैंड है ही, लेकिन क्या तरीका है कि चीन को कंट्रोल किया जा सके, वो डरे, वो स्थिति क्या हो सकती है? देखो, चीन को कंट्रोल करने के लिए प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छा रास्ता निकाला। मुझे लग रहा है वर्ल्ड लेवल पर जिस हिसाब से भारत को समर्थन मिल रहा है दूसरे सारे ताकतवर देशों से, मुझे लग रहा है चीन के लिए ये एक सीधा सीधा संकेत है। आज देखिए रशिया के साथ भारत के कितने बेहतर संबंध है, अमेरिका के साथ भारत का सबसे बेहतर संबंध है, इजराइल जैसे देशों के साथ भारत के बेहतर संबंध है। जितने भी प्रधानमंत्री ने दुनिया का दौरा किया, सब देशों के साथ भारत के बेहतर संबंध बने हुए हैं। मुझे लग रहा है चीन को यह बात समझ में आ गई है कि अगर दुनिया के अंदर उसे आयात करना है और अपने माल को दुनिया में खपाना है तो उसे भारत को लेके चलना पड़ेगा। भारत यानी झुकना पड़ेगा, क्योंकि एक बड़ा मार्केट भारत के पास है। बिल्कुल, भारत को इग्नोर करके वह दुनिया में दबदबा नहीं बना सकता और भारत के साथ अपने खड़ी है। ये चीन भी बहुत बेहतर तरीके से जानता है। अगर भारत और चीन के बीच कुछ तनाव होता है तो रशिया भी भारत का साथ देगा और अमेरिका भारत के साथ है। हालांकि रशिया की चीन के साथ दोस्ती भी है, पता नहीं क्या स्ट्रैटेजी होगी। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए चीन और भारत के बीच क्या संबंध सही होंगे, एक बड़ा सवाल बना हुआ है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से स्टैंड पूरी तरीके से क्लियर है, LAC पर डिसएंगेजमेंट करना ही पड़ेगा क्योंकि कोई और विकल्प फिलहाल चीन के पास नहीं है।